सो दोस्तों फाइनली आज जिस क्वेश्चन के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये पिछले 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है। आप चाहे 23-27 की सेशन देखें या 24-28 की सेशन देखें, इसलिए मेरे दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को 3 प्रश्न बताने वाला हूं और तीनों ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। आइए सर पहला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के उद्योग धंधा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राचीन भारत के इतिहास में जंगल कृषि के बारे में डिस्कस करना था, उसके बाद व्यापार कैसा था, प्रौद्योगिकी कैसी थी, फिर मैंने आप लोगों को दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास का चिकित्सा के बारे में डिस्कस करवाया था। ठीक इसी तरह से आपको आज के प्रश्न में डिस्कस करना होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के उद्योग धंधे का वर्णन करना है। क्या बोलेंगे सर? हमारा उद्योग धंधे का वर्णन करना है। क्या करना है मेरे दोस्तों? तो बोलेंगे सर उद्योग धंधे का वर्णन करना है। यानी सीधा सीधा हमें और आपको यहां पे पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत में उद्योग जो फैक्ट्री है भाई, है ना, फैक्ट्री का विकास कैसे हुआ, फैक्ट्री को कैसे लगाया जाता था, फैक्ट्री में कौन से सामान को उत्पादन होती थी और फैक्ट्री के सामानों को कहां पे बेचा जाता था और किस प्रकार बेचा जाता था, कच्चा माल कहां से प्राप्त होती थी। तो इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को इसके बारे में आंसर लिखना होगा। ठीक है, चलिए भाई, अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ दोस्तों आंसर पे सबसे पहले हम लोग अगर नजर दौड़ाते हैं तो सबसे पहले आइए दोस्तों इंट्रो में, यानी जिसे हम लोग भूमिका बोलते हैं, प्राचीन भारतीय उद्योग को और अधिक गहराई से समझने के लिए हमें इसके संगठनात्मक ढांचे, तकनीकी कौशल और व्यापारिक मार्गों मतलब व्यापारिक के रास्ते, अगर आप चाहते हैं कि सर कि मुझे बेहतरीन तरीके से समझना है भाई, किसके बारे में? प्राचीन भारतीय का उद्योग के बारे में समझना है। गौर कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे प्राचीन भारतीय इतिहास के उद्योग धंधे के बारे में जानना है, तो आपको प्राचीन भारतीय उद्योग और इससे अधिक, है ना भाई, प्राचीन भारतीय उद्योग को और अधिक गहराई से समझने के लिए आपको इसके संगठनात्मक ढांचे यानी कैसे इसका निर्माण हुआ, फिर आपको इसकी तकनीकी यानी इसके टेक्नोलॉजी, और इसके बाद दोस्तों इसका कौशल और व्यापारिक मार्ग का मतलब सामान को उत्पादन हो जाती थी, उसको कैसे व्यापारिक मार्ग के माध्यम से व्यापार क्या करते थे, इसके बारे में दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है। गौर कीजिएगा, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के उद्योग को और अधिक गहराई से समझने के लिए हमें इसके संगठनात्मक ढांचा, तकनीकी कौशल और व्यापारिक मार्गों को विस्तार से देखना होगा। प्राचीन भारत में उद्योग केवल जीवनोपार्जन का साधन नहीं था। जैसे दोस्तों जीवनोपार्जन का मतलब होता है कि सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं। भारतीय इतिहास में जब हम लोग उद्योग धंधे को पढ़ते हैं तो सिर्फ हम लोगों को यह देखना है कि उद्योगों को, प्राचीन भारतीय इतिहास में उद्योगों को सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं बसाया गया था, जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि दोस्तों यहां पे याद रखिएगा वे अत्यधिक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित थे, और साथ ही साथ दोस्तों वो हमारा साइंटिफिक थे और सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। सच बताऊं मेरे दोस्तों कि एक समय था कि ऐसा उद्योग था हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास में कि आज के उद्योग इसकी तुलना नहीं कर सकते। जी हां, इसका विस्तारित वर्णन निम्नलिखित बिंदु द्वारा हम क्या कर सकते हैं भाई, इसे हम लोग निम्नलिखित बिंदु के द्वारा इसे हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं भाई? इसे हम लोग निम्नलिखित बिंदु के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पहला पॉइंट, गौर कीजिएगा भाई। अब आपके सामने आता है दोस्तों औद्योगिक संगठन। औद्योगिक संगठन मतलब फैक्ट्री का स्वरूप क्या है, फैक्ट्री की स्वरूप कैसी थी, गौर कीजिएगा भाई। तो औद्योगिक संगठन जैसे हमारा श्रेणी व्यवस्था, द गाइड ऑफ सिस्टम, है ना भाई, औद्योगिक का सिस्टमैटिक कैसी थी। आइए बात करते हैं सबसे पहले
कि प्राचीन भारत की आर्थिक शक्ति का असली रहस्य श्रेणी व्यवस्था थी। श्रेणी व्यवस्था का मतलब क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, गाइड, यानी गाइड। जीवन में कुछ भी करने के लिए गाइड करना पड़ेगा, है ना भाई, गाइड की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आप सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो आपको भी कोई ना कोई गाइड कर रहा है, भले मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको भी कोई ना कोई गाइड कर रहा होगा। आपका पेरेंट्स हो, आपके मदर हो, आपका ब्रदर हो, या आपका कोई और टीचर्स होंगे, या मैं हूं, मैं तो नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं हूं, है ना। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति है उसको गाइडेंस की जरूरत है ना भाई। अगर मैं कलम भी चला रहा हूं तो इसको भी गाइडेंस की चाहिए, मेरे उंगली का गाइडेंस चाहिए। समझिए मेरे बातों को, रट्टा मत लगाए प्लीज। इसे भी चाहिए क्या दोस्तों, तो बोलेंगे गाइडेंस की जरूरत है ना। वही कह रहे हैं यहां पे कि प्राचीन भारत की आर्थिक शक्ति का असली रहस्य श्रेणी व्यवस्था थी। यह आज के कॉर्पोरेट चैंबर्स या ट्रेडिंग यूनियन की तरह कार्य करती है। यानी आज के कॉर्पोरेट चैंबर्स का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे आज हमें कोई भी मशीन के माध्यम से हम बटन को दबाते हैं हमारे काम हो जाती है, तो वैसे ही दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में स्रोत था कि उनको सहायता की जरूरत है। क्या बोलेंगे सर, उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। जिनमें से हमारा पहला पॉइंट आता है भाई क्या, स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे सर, सबसे पहले हमारा आता है दोस्तों लिबर्टी या स्वतंत्रता, ठीक है। तो आइए बात करते हैं मेरे दोस्तों, क्या बोल रहा है, श्रेणियों के अपने कानून होते थे जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। श्रेणी का अपना एक कानूनी धर्म होते थे भाई, जो जिस कैटेगरी को सपोर्ट करते थे। जैसे मैं शिक्षा लाइन में हूं तो मैं शिक्षा को सपोर्ट करूंगा, कोई अगर लेबर लाइन में है तो वह लेबर को, लेबर को वो सपोर्ट करता था, ठीक है। कोई दोस्तों अगर मान के चलिए कोई मिस्त्री है तो वो मिस्त्री को सपोर्ट करता था। मतलब इस दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति है दोस्तों, जो हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करते में लगे हुए हैं, तभी कोई आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वही कह रहे हैं कि श्रेणी के अपने कानून होते थे जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। राज्य भी इनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। अब दोस्तों मान के चलिए कि आपको सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, और मैं आपको सपोर्ट की जरूरत है, मैंने जाके आपको सहायता कर दी है, तो क्या मुझे राज्य से परमिशन लेना पड़ा, क्या मुझे राज्य से कोई परमिशन लेना पड़ा क्या, तो बोलेंगे सर नहीं। तो आप किसी को सपोर्ट करें या ना करें, राज्य इसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, राज्य इसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है ना, गौर कीजिएगा। यहां पे स्वतंत्रता में वही पॉइंट आप लोगों से कहा जा रहा था कि स्वतंत्रता, श्रेणी के अपने कानून होते थे। श्रेणी का अपना क्या था भाई, एक कानून होता था जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। राजा भी इनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे। कोई अगर राजा होता था, है ना भाई, या कोई राज्य हो, राजा भी दोस्तों अपने याद रखिएगा, ठीक है। तो राजा भी दोस्तों क्या करता था मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर राजा भी हमारा हस्तक्षेप नहीं करते थे। जैसे मैं राजा हूं, मेरे प्रजा में बहुत सारे लोग होंगे, तो लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, तो लोग हमसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, वो किसी को भी मन चाहे मदद कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है सर हमारा 2 नंबर पॉइंट में दोस्तों हमारा बैंकिंग। क्या बोलेंगे सर, बैंकिंग कार्य। ये श्रेणी लोगों का धन जमा करती थी। ये श्रेणी क्या थे भाई, लोगों का धन जमा करती थी और उस पर ब्याज देती थी। वे उद्योग को ऋण यानी लोन भी प्रदान करती थी। अब देखिए दोस्तों, कोई भी फैक्ट्री को चलाने के लिए ना आपके पास पैसा चाहिए, और इतना पैसा नहीं कि आप एक फैक्ट्री को चला सकते हैं, तो सरकार से आपको क्या लेना होगा भाई, आपको लोन लेना होगा भाई। क्या बोलेंगे सर, आपको लोन लेना होगा, और लोन को दोस्तों ब्याज के माध्यम से फिर से आपको चुकाना होगा जिस भी बैंक से आप लोन लेंगे। वही कहता है यहां पे बैंकिंग कार्य। यह श्रेणी लोगों का धन जमा रखती थी, है ना भाई। बैंकिंग कार्य क्या, हम लोग बैंक में जाकर पैसा जमा करते थे, गौर कीजिएगा, हम बैंक में जाके पैसा जमा करते थे, आप भी जाकर पैसा जमा कर रहे हैं, वो भी जाकर पैसा जमा कर रहे हैं, तो पैसा जमा करते थे, ठीक है, गौर कीजिएगा। और इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति को दोस्तों अगर पैसा की जरूरत पड़ी, वो फैक्ट्री को स्थापना कर रहा है, उद्योग लगा रहे, तो उसको 10 लाख की चाहिए, तो सरकार उसको 10 लाख दे देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट, और वही इंटरेस्ट दोस्तों जो उनसे लिया जाता है, वही इंटरेस्ट आपको भी दिए जाते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, वही इंटरेस्ट वो आपको देते हैं। तो बैंकिंग कार्य, ये श्रेणी लोगों का धन जमा करती थी और उस पर ब्याज देती थी। वे उद्योग को ऋण भी प्रदान करती थी, और कोई भी अगर फैक्ट्री वाले हैं तो सरकार उनको ऋण भी प्रोवाइड करती थी, यानी सरकार उनको लोन भी देता था। किनको, कोई भी अगर फैक्ट्री वाले हो जिनको लोन की आवश्यकता होती थी, वो बैंकिंग वाले दोस्तों लोन भी देते थे। प्रशिक्षण, तीसरा पॉइंट है भाई, गलती से यहां पे आ गया मेरे, माफ कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है प्रशिक्षण। श्रेणी के माध्यम से ही शिल्प का ज्ञान एक पीढ़ी
से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था, है ना भाई। जो हमारे शिल्पकार थे भाई, है ना, शिल्पकार जो हथौड़ी छेनी के माध्यम से मूर्ति का रूप देते थे, तो कभी दोस्तों कार्टून का रूप देते थे, तो कभी बर्तन का रूप देते थे या किसी और का रूप देते थे। तो वो दोस्तों हमारा कैसे हुआ, तो उद्योग धंधे के माध्यम से ही हुआ। कैसे हुआ मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा उद्योग धंधे के माध्यम से ही हुआ था। बताइए क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया भाई। मैं आगे बढ़ूं, एकदम साधारण भाषा में लिखना है मेरे दोस्तों, कहानी को समझिए, क्या लिखा है इस पर गौर मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या लिखा हुआ है ऊपर वो थोड़ा सा भी आपको गौर नहीं करना है, गौर इस बात का करना है कि जबान से क्या निकल रहा है मेरे मुंह से, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाऊं भाई, चलिए सर अब मैं आपका अगला पॉइंट पे आता दोस्तों, धातु। आप मेरे भाई गौर कीजिएगा, धातु विज्ञान और रसायन उद्योग, है ना भाई। अब आते सर धातु विज्ञान, आप ही बताइए। मैंने आप लोगों को क्लास 12 में जब पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था इस दुनिया में कोई भी फैक्ट्री को लगाइए आपको धातु की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। दुनिया में किसी भी फैक्ट्री का स्थापना कीजिए, चाहे आप कागज की फैक्ट्री का स्थापना कीजिए, चमड़ा का कीजिए या कुछ भी और फैक्ट्री का स्थापना कीजिए, आपको चाहिए क्या, कच्चा माल। वो भी खास तौर पर अगर हम बात करें तो धातु, जिसे हम लोग मेटल बोलते हैं, है ना भाई। तो वैसे प्राचीन भारत में भी दोस्तों जो फैक्ट्री बनी थी उसमें भी मेटल की आवश्यकता होती थी, ठीक है। तो धातु विज्ञान और रसायन उद्योग, गौर कीजिएगा, भारतीय कारीगर धातुओं के मिश्रण, है ना, बनाने में माहिर थे, है ना भाई। जैसे दोस्तों टीन और तांबा को हम लोग मिलाते थे तो क्या निकलता है, कांसा, है या ना। तो बोलेंगे सर हम लोग जैसे टीन अब प्लस तांबा को हम लोग दोस्तों अगर मिलाएंगे तो हमारा कौन सा धातु प्राप्त होती है, तो बोलेंगे सर कांसा धातु प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के प्राचीन भारतीय विज्ञान जितने सारे थे, सारे वैज्ञानिक दोस्तों एक धातु से दूसरे धातु को पिघाल के जब मेल्ट करके जब मिलाया जाता था तो कोई तीसरा का धातु बनता था। तो दोस्तों ये आम तौर पर वहां प्राचीन काल में आम बात हो चुकी थी, ठीक है। गौर कीजिएगा, वही कह रहा है भारतीय कारीगर धातुओं के विभिन्न धातुओं के मिश्रण बनाने में माहिर थे। धातुओं के मिश्रण बनाने में क्या थे भाई, तो बोलेंगे सर माहिर थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अब जब आप कौटिल्य का पहला पॉइंट, जब आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक उठाएंगे, गौर कीजिएगा, कौटिल्य का जब आप अर्थशास्त्र पुस्तक उठाएंगे तो इसमें खाने के अध्यक्ष, है ना भाई, का उल्लेख है, जो सोने, चांदी, तांबा, लोहे और टीन के निष्कर्षण की निगरानी करता था। आप दोस्तों क्या बोल रहा है कि इसमें खानों के अध्यक्ष, यानी आप लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप अर्थशास्त्र पुस्तक उठाते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारा खाने थे, यानी फैक्ट्री थी। वो भी किसका किसका दोस्तों, जैसे हमारा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टीन के निष्कर्षण की निगरानी करता था, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इस्पात। दक्षिण भारत में उत्पादित वुड स्टील की मांग पूरी दुनिया में थी। अब दोस्तों दक्षिण भारत, जैसे हमारा तमिलनाडु हो गया, जैसे हमारा कर्नाटका हो गया, जैसे हमारा केरल हो गई, जैसे हमारा मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सब हमारा कहां पे आता है दोस्तों, तो मध्य भारत में आता है, सॉरी दक्षिण भारत में आते हैं। तो दक्षिण भारत में दोस्तों इस्पात का बहुत ज्यादा उत्पादन होती थी। गौर कीजिएगा, इस्पात का उत्पादन बहुत ज्यादा होती थी हमारा कहां पे, तो बोलेंगे सर हमारा दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में इस्पात का उत्पादन ज्यादा होने के कारण मेरे दोस्तों हमारे विश्व भर से ये मांग होने लगा कि भारत में इस्पात का उत्पादन हो रही है, तो चलो भारत में जाकर के इस्पात को हम लोग लेकर आते हैं, चाहे वो लूटपाट करके हो या खरीद के, ठीक है। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास का दोस्तों हमारा उद्योग धंधे था, जहां पे एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार क्या करते थे, खासतौर पर इस्पात के लिए, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, इसे विशेष भट्टियों में उच्च तापमान पर गलाकर बनाया जाता था। आप ही बताइए दोस्तों, अगर मुझे तांबा बनाना होगा, सॉरी धातु बनाना होगा, तो कहीं ना कहीं हमें मेल्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें उस धातु को पिघालना पड़ेगा, हाँ या ना। तो पिघालने के दौरान मेरे दोस्तों, पिघालने के दौरान जो कुछ भी, सॉरी पिघालने के बाद जो चीजें हमें मिलती थी उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, इस्पात। और इसी इस्पात का दोस्तों विश्व भर में क्या होने लगा, व्यापार होने लगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट में आते सर हमारा सिक्का का निर्माण। चांदी और तांबा के आहत सिक्के, है ना भाई, चांदी और चांदी का सिक्का आप लोग सुने होंगे, तांबे का सिक्का देखे होंगे, नहीं देखे तो कम से कम सुने तो होंगे ना भाई। तो सिक्का का निर्माण, चांदी, कोई भी सिक्का बनाते थे, कोई राजा चांदी का सिक्का बनाते थे, तो कोई राजा हमारा तांबा का सिक्का बनाते थे, समझिए मेरी बातों को। तो सिक्का का निर्माण, चांदी और तांबे के आहत सिक्के प्राचीन तकनीकी का बेहतरीन उदाहरण है। प्राचीन तकनीकी का बेहतरीन उदाहरण में से एक उदाहरण है कि दोस्तों हमारा प्राचीन काल में जो सिक्का बना होता था, तो कभी दोस्तों हमारा याद रखिएगा गोल्ड का बना होता था, तो कभी हमारा सिल्वर का बना होता था। क्या बोलेंगे सर, कभी सिल्वर का बना होता था, समझ गए,
चलिए सर, धातु विज्ञान और हमारा और रसायन उद्योग के बारे में क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया भाई? क्या मैं आगे चलूं? एक बार आप लोग अपने दिल के दरवाजे से आवाज निकालिए कि सच में सर हम लोगों को पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों पॉइंट नंबर 3, नदिया के पार। पॉइंट नंबर 3 क्या है दोस्तों? वस्त्र उद्योग की तकनीकी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, यानी दोस्तों हम लोग जिसे बोलते हैं उद्योग धंधे, नहीं बोलते भाई, ये उद्योग धंधे या उद्योग क्या भाई? वस्त्र के लिए। ये वस्त्र उद्योग है, बार बार बोलते हैं ये वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, बोलते हैं नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आप बोलते हैं, ठीक है। वही कह रहा है, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही साधारण भाषा बता रहा हूं, प्यार से सुनिएगा। कहता है कि वस्त्र उद्योग में भारत का एक अधिकार था भाई। एक अधिकार का मतलब एक समय था कि भारत में कपास का उत्पादन, आज भी दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। गौर कीजिएगा, मैं कुछ स्टोरी सुना रहा हूं, समझने की प्रयास कीजिए। अब दोस्तों जब हमारे देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले हमारा अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने भी जब गुलाम नहीं बनाया था, उससे भी पहले मेरे दोस्तों भारत हमारा स्वतंत्र था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो प्राचीन काल से ही भारत में वस्त्र उद्योग का क्या होने लगा भाई? वस्त्र का पूरा दोस्तों बोलबाला था। एक तरह का देखा जाए कि, और वस्त्र बनता किससे भाई? कपास से। तो कपास का बहुत ही अधिक मात्रा हमारे भारत में फैला हुआ था। इसी बीच दोस्तों जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत में बहुत सारे कपास है ना भाई, बहुत सारे कपास है, तो कपास के उद्योगों के लिए दोस्तों उन्होंने मांग किया भारतीय सरकार से, और भारत में आकर के उद्योग धंधा लगाया। और वस्त्र उद्योग धंधा लगाने के बाद वो कपास को कम दामों में खरीद लेते थे, और खरीदने के बाद दोस्तों वो अपने देश लेकर चले जाते थे, यानी इंग्लैंड लेकर चले जाते थे। इंग्लैंड में वस्त्र बना करके इसे फिर से भारतीय बाजार में महंगे दामों पर बेचा करते थे। ये तो दोस्तों हमारा अंग्रेजों का था। लेकिन मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बता रहा था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में बचपन से ही, अगर मैं अपना वाला नहीं भाई, भारत के जब से जन्म हुए तब से मैं अगर बात करूं तो भारत में जब से दोस्तों हमारा उद्योग का धंधा शुरू हुआ, वस्त्र का पूरे विश्व में बोलबाला रहा सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत का। मतलब भारत में कपास की खेती जितना होता है उससे ज़्यादा कहीं और नहीं होता है। इसलिए भारत कपास हो या वस्त्र हो, इन उद्योगों में दोस्तों एक अधिकार है, सिर्फ भारत का ही अधिकार है, किसी और देशों के पास अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो वस्त्र उद्योग में भारत का एक अधिकार था। कपास का विविधीकरण, पहला पॉइंट, कपास का विविधीकरण। भारत ने कपास की विभिन्न प्रजातियों का विकास किया था। आप दोस्तों हम लोग चाय पीते हैं, चाय का भी बहुत सारा क्वालिटी है भाई, है ना? चाय का भी बहुत सारा क्वालिटी है। जैसे लड़की लोग चाउमीन खाती है, तो चाउमीन का भी बहुत सारा क्वालिटी है। अच्छा, कभी बोलते हैं चिकन चाउमीन दो, तो कभी बोलते हैं बस पास्ता चाउमीन दो, कभी फलना ढगना कुछ भी बोल देते हैं भाई, है ना? तो वही कह रहा है कि कपास का भी क्वालिटी होती है, कपास का भी क्या होता है दोस्तों? प्रजाति होती है। तो अलग अलग प्रजाति के कपास का उत्पादन होता था हमारे भारत में, इसलिए हमारे भारत में उद्योग धंधे मजबूत है प्राचीन काल में। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत ने कपास की विभिन्न प्रजातियों का विकास किया था। पेरिबल्स ऑफ द एरिथियन सी जैसे प्राचीन ग्रंथों में भारतीय कपड़ों की सूक्ष्मता की प्रशंसा की है। आप दोस्तों एक हमारा ग्रंथ है भाई, ग्रंथ का नाम याद रखिएगा, पेरिपल्स। क्या नाम है भाई? पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन। इस पुस्तक में कहा गया है कि भारत में कपास का बोलबाला था। इस पुस्तक को जब हम लोग उठा के स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों क्या कि ये पुस्तक में लिखा है कि एक समय था जब भारत में कपास का बोलबाला था। मतलब भारत से कोई और देश तुलना नहीं कर सकता था कपास की खेती के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि रेशम मार्ग, सिल्क रूट, यदि रेशम का आविष्कार चीन में हुआ। जो हमारा रेशम है दोस्तों, रेशम का आविष्कार कहाँ पे हुआ? तो बोलेंगे सर चीन में हुआ था। लेकिन भारत ने छोम यानी जंगली रेशम और रेशम की बुनाई की अपने अनूठी शैलियों का विकसित किया था। माना कि रेशम का आविष्कार चीन में हुआ, माना कि रेशम का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन भारत ने जंगली रेशम मतलब कपास की तरह जंगली रेशम और रेशम की बुनाई की अपने अनूठी शैलियों के विकसित की थी। ठीक है, प्रसंस्करण, कपड़ों पर छाई, ब्लॉक प्रिंटिंग और कढ़ाई का काम एक पूर्ण विकसित उद्योग था। अब एक बात बताइए, हम लोग कपड़ा पहनते भाई, अब मर्द लोग फिर भी अगर प्लेन कपड़ा पहने तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मर्द लोग अगर फिर भी प्लेन कपड़ा पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन औरत लोग जो पहनती है ना भाई, एकदम झकाझस होनी चाहिए, हाँ, ताकि दो गो बाल्टो गिरा के इधर, दो गो गिरा लेंगे इधर, और उफ जैसे उठाएंगे दो गो बच्चा का एक्सीडेंट, जैसे दो गो उठाएंगे दो गो लड़का का एक्सीडेंट, है ना भाई? तो वही कह रहा है यहाँ पे कि एक समय था
जब हमारा प्राचीन भारत में जब आप पढ़ेंगे तो दोस्तों वहां पे पता चलेगा कि भारत को कोई भी देश तक तुलना नहीं कर सकते थे कपास की खेती के लिए और साथ ही साथ उद्योग धंधे के लिए, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही दोस्तों हमारे उद्योग धंधे में विभिन्न प्रकार के अलग अलग डिजाइन के कपड़े का निर्माण होने लगा था। ठीक है, अब आते हैं सर अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है सर पत्थर और वस्तु और कला। अब पत्थर और वस्तु कला, प्राचीन भारत में पत्थरों को काटने और तराशने का उद्योग बहुत विशाल था। आप एक बात बताइए, आप प्राचीन काल के जितने सारे मंदिर को लेंगे, चाहे आप ताजमहल को ले, खजूरा का मंदिर ले या कोई और एलोरा का गुफा ले, आप कोई भी मंदिर की बात करें प्राचीन काल में जो बनाया गया था दोस्तों, बहुत प्राचीन काल में, ठीक है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई क्या, जैसे हम अपने घर को ईंट के माध्यम से बनाते हैं, यस या नो, हम अपने घर को ईंट से बनाते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास के पेपर को जब आप उठा के स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने सारे मंदिर थे, मस्जिद थे या कोई विश्वविद्यालय थे जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, ये जो बना हुआ था वो पत्थरों को तराश तराश के दोस्तों बनाया गया था। पत्थरों को क्या किया था भाई, तो बोलेंगे सर पत्थरों को तराश तराश के बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए इसी के बारे में कहना है भाई। स्तंभ, पहला पॉइंट, स्तंभ निर्माण। सम्राट अशोक के समय के एकात्मक स्तंभ इस उद्योग के शिखर को दर्शाता है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि अशोक ने ही सबसे पहले हमारा स्तंभ का शुरुआत किया था, है ना भाई। स्तंभ का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, अशोक चाचा ने किया था, जिसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध करवाया था, है ना। तो स्तंभ निर्माण, सम्राट अशोक के समय के एक आकस्मिक स्तंभ इस उद्योग के शिखर को दर्शाता है। चुनार के पत्थरों को मीलों दूर ले जाना और उन पर शीशे जैसी चमक देना आज की शोध का विषय है। बताइए, चुना पत्थर को, मेरे बात को सुनिएगा, जो हमारा टाइल्स है, जो हम अपने घर में मार्बल लगाते हैं, आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो चूना पत्थर है, ये जो मार्बल है हमारे घर में, आपको क्या लगता है कि वो वैसे ही चमकदार है थे जब मेरे घर में चमक रहा है? नहीं मेरे दोस्तों, वो पहले एक पत्थर हुआ करता था, गौर कीजिएगा, पहले वो एक पत्थर हुआ करता था, उसी पत्थर को तराश तराश के इतना तराशा गया कि दोस्तों एक मार्बल के रूप धारण कर लिए और वो चमकदार बन गए। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पे, गौर कीजिएगा कि इस उद्योग के शिखर को दर्शाता है। चूना के पत्थर को मीलों दूर ले जाना, अब बहुत दूर पत्थर थे, पत्थर को उठाए बहुत दूर लेकर गए वहाँ पे जहाँ पे फैक्ट्री थी मार्बल बनाने का, तो चूना के पत्थर को मीलों दूर ले जाना और उन पर शीशे जैसी चमक देना आज भी शोध का विषय है। रत्न उद्योग, भारत दुनिया में हीरो और कीमती दुनिया में हीरे और कीमती रत्नों का एकमात्र स्रोत है। और भारत में दोस्तों जब आप उद्योग धंधा स्टडी करेंगे और प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे दोस्तों कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारा भारत एक ऐसी देश था जिस देश के पास दोस्तों दुनिया भर में हीरे, सोना, चांदी, साथ ही साथ कीमती रत्ने का स्रोत मिला है ना भाई। और इसी कारण से दोस्तों हमारे भारत को सोने का चिड़ियाघर कहा जाता है। या तो आप लोगों ने सुना होगा कि गुप्त काल को किस काल नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में उस समय सोना पाया जाता था प्राचीन काल में। अगर नहीं पाया जाता था तो नाम क्यों दिया? पाया जाता था सबसे ज़्यादा, इसीलिए जैसे कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हमारा सोना पाया जाता है ना। अगला, रत्नों को काटने और पॉलिश करने के लिए अलग अलग केंद्र जैसे कौशाम्बी और उज्जैन थे। अब जो हमारा रत्न हो, हमारा कोई दोस्तों रत्न हो, रत्न को काटने के लिए या पॉलिश करने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रत्न को काटने या पॉलिश करने के लिए इसे अलग अलग फैक्ट्री पर ले जाए जाते थे, जैसे हमारा कौशाम्बी में है, जैसे हमारा उज्जैन में है। बताइए क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया भाई? एक बार ईमानदारी से सब मिलकर रंजित के आंसर का जवाब दे दीजिए भाई, रंजित क्या बोल रहा है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते सर। अगला पॉइंट है सर व्यापारिक मार्ग और परिवहन। क्या बोलेंगे सर? व्यापारिक मार्ग और परिवहन। उद्योगों को विस्तार देने के लिए दो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। उद्योगों को विस्तार देने के लिए, आप बताइए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कच्चे माल से उद्योग बना, उद्योग बनने के बाद इससे क्या करना होगा भाई? अब हमें व्यापार करना होगा भाई। उद्योग माल को हम लोगों को क्या करना है? व्यापार करना होगा, यानी दोस्तों हमें इसे बेचना होगा व्यापारी के माध्यम से। तो दो मार्ग था। पहला मार्ग था दोस्तों हमारा दक्षिणी उत्तरा पथ और हमारा दूसरा था दोस्तों हमारा दक्षिणी पथ। ठीक है, तो यह मार्ग पुरुषपुर जैसे पेशावर से होते हुए पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त यानी बंगाल तक जाता था। कहाँ से कहाँ तक जाता था? सामान बन गया,
और एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते थे? समुद्री मार्ग से, समुद्री जहाजों से। वही कह रहा है कि पहला हमारा था क्या? उत्तरापथ, है ना भाई, उत्तर में पथ, यानी हमारा पुरुषपुर जो पेशावर से होते हुए पाटलिपुत्र यानी पटना से हमारा बंगाल तक जाते थे। ठीक है, कहाँ पे? बंगाल तक जाते थे। दक्षिण पथ की अगर बात करें, यह उत्तर भारत को दक्षिण के प्रमुख व्यापारी केंद्रों जैसे प्रतिष्ठान से जोड़ता था। बताइए क्या आप लोगों को यहां से समझ में आया? ठीक है, समझ गए भाई। चलिए अब आते सर आपका आर्थिक प्रभाव। आप दोस्तों फैक्ट्री में क्या किया हम लोगों ने दोस्तों फैक्ट्री में सामान को बनाया, चमकदार बनाया, इसे व्यापार के माध्यम से मैंने बेचा, परिवहन के माध्यम से मैंने बेचा, समुद्री जहाज के माध्यम से मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाकर के बेच दिया। बेचने के बाद हमें मिलेगा कुछ पैसा। यस या नो भाई? बेचने के बाद हमें क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? हमारा पैसा। बेचने के बाद दोस्तों हमें क्या मिलेगा? कुछ पैसा। ठीक है, गौर कीजिएगा। आर्थिक प्रभाव, प्राचीन काल में भारत का वैश्विक व्यापार, वैश्विक का मतलब क्या होता है दोस्तों? खुले व्यापार। क्या बोलेंगे सर? वैश्विक का व्यापार मतलब क्या होता है? खुलेआम व्यापार। खुलेआम व्यापार क्या बोलेंगे सर? व्यापार, खुलेआम व्यापार। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? खुलेआम व्यापार का मतलब यानी एक देश जब दूसरे देश या एक देश जब एक से अधिक देशों के साथ खुलेआम व्यापार करते हैं, बिना रोक-टोक का व्यापार करते हैं, तो उससे हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, वैश्वीकरण क्या है भाई? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है जब कोई एक देश अन्य देशों के साथ बिना रोक-टोक का खुलेआम व्यापार करना शुरू करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहा जाता है। ठीक है ना? आगे देखिए क्या कहता है कि प्राचीन काल में भारत का वैश्विक व्यापार में हिस्सा लगभग 25% से 33% के बीच था। पता है पूरा विश्व में लगभग 238 देश है। उन 238 देश में जो व्यापार की प्रक्रिया है, व्यापारिक जो गतिविधि है, उसमें भारत अकेले दोस्तों 25 से लेकर के 33% के बीच का भागीदारी लेता था प्राचीन काल में, आज नहीं। यहाँ के उद्योगों की विशेषता यह थी कि वे विकेंद्रीकृत थे, अर्थात उत्पादन गांवों और छोटे शहरों में होता था। आज जो हम लोग बोलते हैं ना भाई फैक्ट्री लगाओ तो शहरों में लगाओ, बोलते हैं या नहीं भाई? फैक्ट्री लगाना तो बड़े बड़े इलाके में लगाओ। लेकिन उस जमाने में मेरे दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास में उस जमाने में जो हमारा फैक्ट्री लगाई जाती थी ना दोस्तों, वो खास तौर पर ग्रामीण में लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था? यह भी कारण था क्योंकि ग्रामीण में बेरोजगारी की संख्या ज्यादा थी और लोग कम पैसे में दोस्तों काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, जिससे हमारा फैक्ट्री को गांव देहात में ही बसाया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, तो छोटे शहरों में होता था, लेकिन उनका विभिन्न मार्केटिंग, विभिन्न का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग और निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेणी द्वारा किया जाता था। कितना इंसान उस समय बुड़बक था कि अपने राज्य में फैक्ट्री बसाया, अपने राज्य में फैक्ट्री बसाया, अपने राज्य के आदमियों को काम लगवाया, काम करने के बाद धुआं का कोई भी हानिकारक चीज़ें जो अपने बॉडी के इनहेल किया, और इसके बाद जब सामान को उत्पादन होने लगा तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में इसका दोस्तों व्यापार होने लगी, है या नहीं? जैसे अभी मैं एग्जांपल दे सकता हूं दोस्तों, झारखंड में हमारा एक जिला है धनबाद, धनबाद का झरिया में, अगर आप में से कोई झरिया का नाम सुने होंगे तो आपको पता होगा कि झरिया का कोयला अमेरिका में जाकर बेच रहा है मोदी जी। गौर कीजिएगा, झरिया का कोयला हेमंत सरकार केंद्र सरकार को बेच करके उसे कहां ले जा रहा है मेरे दोस्तों? अमेरिका। यानी झारखंड का जो हमारा झरिया है, झरिया का कोयला अमेरिका में बेचा जा रहा है, झरिया का कोयला चीन में बेचा जा रहा है। तो ये जो कोयला है दोस्तों, वो कोयला जहां पर उत्पादन हो रही है, जहां पर इसका धुआं निकल रहे हैं, वहां के आदमियों को क्या हो रहा है भाई? विभिन्न प्रकार की बीमारी से वो जूझ रहे हैं। लेकिन इसका लाभ कौन ले रहा है मेरे भाई? तो जो हमारा सरकार है वो लाभ ले रही है या नहीं? जो हमारे सरकारी है वही लाभ ले रहा है। वही कहता है दोस्तों कि हमारा क्या होती है कि ग्रामीण इलाके में तो फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है, ग्रामीण इलाके में फैक्ट्री की स्थापना तो हो जाती है, लेकिन मेरे दोस्तों उस इलाके में गौर कीजिएगा, फैक्ट्री की स्थापना होने के बाद जब सामान का उत्पादन होती है ना, तो इसे विश्व स्तर पे दोस्तों बेचा जाता है। कहां पे? विश्व स्तर पे बेचा जाता है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, एक्चुअली मैं धार्मिक बात नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जैसे हमारा आपका
अमित शाह के बेटा ने दोस्तों एक प्लांट लगाया, कहाँ पे, तो बोलेंगे सर हमारा झारखंड में। और झारखंड में मेरे दोस्तों एक उद्योग मतलब लगाया किस चीज का, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजली उत्पादन का। और ये बिजली दोस्तों पश्चिम बंगाल के थ्रू से वो कहां सप्लाई कर रहा है, तो बोलेंगे सर हमारा बगल सा देश बांग्लादेश, याद रखिएगा, वहां जाकर सप्लाई कर रहे हैं, है ना भाई। ऐसे हमारा बांग्लादेश के साथ दुश्मनी है। जब नेता लोगों की बात आता है तो कोई दुश्मनी नहीं है, बस इसमें कुटाई हो रहा है आम जनता का, समझ गए भाई। तो ये था सर हमारा उद्योग धंधे। जहां तक मुझे लगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोगों को बताया हूं ये पिछले 2 सालों से बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए मुझे तो पता है कि नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के डाल दे। इसलिए मेरे दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि कोई भी प्रश्न छूटे ना। और हाँ, कैसे लिखना है इसके पीछे भी दोस्तों बहुत जल्द वीडियो आ रहा हूं लेके, कि आप लोगों के अंदर में नॉलेज होने से काम नहीं चलता है ग्रेजुएशन में। नॉलेज के अलावा दोस्तों आपके पास स्किल होने चाहिए, लिखने का टेक्निक होने चाहिए कि किस प्रकार हम लिखेंगे कि हम अच्छा मार्क्स मिलेंगे। इसके अकॉर्डिंग, इसका रिगार्डिंग बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जहां पे साधारण भाषा में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल बताइए मेरे दोस्तों ये समझ में आया, तो अगला वीडियो की ओर मूव करें।